अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना 7.2 टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जी सॉलिड्स के पास एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने आप को टाइटली अरेंज किया होता है, टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जब भी आपने किसी भी सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करना है तो आपको उसके ऊपर सम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक डिफॉर्मेशन इन सॉलिड है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब भी आप किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और आपके सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस सॉलिड मटेरियल की शेप के अंदर, वॉल्यूम के अंदर या उसकी जिस ओरिएंटेशन में वो पड़ा हुआ है ना उसकी ओरिएंटेशन में चेंज आ जाएगा तो हम कहेंगे दैट इज नोन एज डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन होता क्या, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ सॉलिड एंड it produces change in its shape, volume and orientation is called deformation। ठीक है जी, फिर वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और आप उस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। आप फोर्स रिमूव करेंगे तो वो स्प्रिंग जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर या ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी बुक का पेज नंबर है जी 1111 और यहाँ पर वो आपको डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर बता रहा है कि जी अगर आपने डिफॉर्मेशन को डिफाइन करना है तो लिखा हुआ है द चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड when it is subjected to an external force is called deformation। ठीक है, और ऊपर वाले पैराग्राफ में वो आपको बता रहा है कि अगर आपने सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को सॉलिड्स की ना वैसे दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम आपके चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो किसी हद तक पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम क्लास सेकेंड ईयर में जाकर डिस्कस करते होते हैं। ठीक है, तो वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर आपने सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो फिर उसके लिए आपको सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करके और उसके अंदर किस किस्म के चेंजेस प्रोड्यूस होंगे उस बिहेवियर को स्टडी करना होगा। देन वो आपको एग्जांपल दे रहा है जी इसी में कि जी इफ वी स्क्यूज अ रबर बॉल विद आवर फिंगर वी कैन सी द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। सिमिलरली एट द एटॉमिक लेवल, एटम के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो एटम के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से दो तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। कौन से, कि अगर आपने एटम के अपर सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई की, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी एक यूनिट सेल था ना, ठीक है, किसी भी एटम का, तो अगर आप इसके अपर लेयर के ऊपर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये वाली जो साइड है ये यहाँ से स्लाइड कर जाएगी और स्लाइड करके साथ वाली साइड के साथ जाकर ये स्टिक हो जाएगी। ये एटम के अंदर फोर्स अप्लाई करने से इस किस्म का रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। वो लिख रहे हैं सिमिलरली एट एटॉमिक लेवल a crystal upon applied pressure may deform mainly in two forms, a slip of one cleave over the other or twinning of crystal. Both of them are shown in figure 7.7. The result of mechanical tests are usually expressed in terms of stress and strain which can be defined in terms of applied force and resulting deformation. Then वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जी सॉलिड के अंदर अगर आपने डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवानी है तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हम कहते हैं कि जी सॉलिड के ऊपर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है दैट इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करते हैं, तो स्ट्रेस जो है वो ये अप्लाइड फोर्स है किसी भी सॉलिड मटेरियल के ऊपर विच कॉज डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है जी, अगर हम स्ट्रेस को मैथमेटिकली लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो जो स्ट्रेस का यूनिट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और अगर आप यहाँ से इसकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करना चाहें तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द डायमेंशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स की डायमेंशन हमने याद की हुई होती है ml(t-2) और एरिया की डायमेंशन होती हैं एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ml(1-2) t(-2), इट कम्स आउट टू बी ml(-1) t(-2). ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेस की आ जाती है डायमेंशंस। ठीक है, देन वो आपको बताता है कि जी स्ट्रेस की भी डिफरेंट तरह की टाइप होती है ना। स्ट्रेस की कौन सी तरह की टाइप्स होती हैं, अगर हम स्ट्रेस की टाइप को डिस्क्राइब करना चाहें
तो हमारे पास एक होती है जी टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कौन सी होती है कि चेंज इन लीनियर फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर अगर लीनियर डिफॉर्मेशन होती है तो उस तरह की जो स्ट्रेस होती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होती है शियर स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के चेंज जो है वो वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो, और अगर आप अप्लाई करें फोर्स, और फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस हो रहा हो, और देन हमारे पास हो जाती है जी रिजिड, यानी कि अगर शेप के अंदर चेंज प्रोड्यूस हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं दैट इज रिजिड स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया ना, तो फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन तरह की फोर्सेस अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से डिफरेंट तरह की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब है एक तो वो फैक्टर होता है या एक तो फिजिकल क्वांटिटी, इस टॉपिक में हम स्ट्रेस पढ़ रहे होते हैं। दूसरी जो बात हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं दैट इज स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होती है एक्सटेंट आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, कि अगर आपने किसी भी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, कितनी प्रोड्यूस हुई और कौन सी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, इसे हम कहते हैं दैट इज अ स्ट्रेन। ठीक है जी, अब अगर हम स्ट्रेन के बारे में देखें तो अगर हम जिस तरह से हमने स्ट्रेस को तीन टाइप्स में डिवाइड किया ना, इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेन को भी हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर 1 पर हम देख लें तो हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन ये होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर लीनियर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, या सिर्फ उसके अंदर लेंथ में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहते हैं इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होती है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन होती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस होता है, तो हम उसे कहते हैं दैट इज शियर, और हम इसको लिखते हैं डेल्टा वी बाय वी, और इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है। ये नेगेटिव साइन क्यों हम अप्लाई कर रहे होते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो पहले के मुकाबले में डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं ना, तो ये हमारे पास एक क्यूब था, ठीक है, यूनिट सेल था, आपने इस यूनिट सेल पर यहाँ से भी फोर्स अप्लाई की, इधर से भी फोर्स अप्लाई की, इधर से भी फोर्स अप्लाई की, और इधर, मतलब आपने इसके ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की। तो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपका जो यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम कम हो गया, पहले के मुकाबले में ये छोटा हो गया। देखिए ये इस तरह से बन गया। तो इस किस्म में जब हमारे पास वॉल्यूम चेंज होता है हम उसे कहते हैं ये शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। और यहाँ पे लास्ट वन है जी रिजिड। और रिजिड का मतलब क्या होता है कि जी अगर आपके पास शेप में चेंज आ रहा है तो शेप में चेंज होने को हम रिजिड कहते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली यू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्या है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, और आपने इस पर फोर्स अप्लाई की है इधर से, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये मैं डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ कि ये इसकी ना शेप के अंदर ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है। इसका मतलब है ये हो गया हमारे पास डेल्टा एक्स, ये हो गया वाई, ये हमारे पास हो गया एंगल थीटा। तो आपने ये जब कैलकुलेट करनी होती है, यूज करनी होती है, तो आप देखें हमारे पास ये पॉइंट है O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। तो आप ये OAB ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल करें, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, हमारे पास हो जाता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अगर हम यहाँ पर एजम्पशन या अप्रोक्सीमेशन यूज करें कि एजम्पशन हमें क्या यूज करनी है कि जी tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ पर इक्वेशन में tan थीटा की जगह पे थीटा से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे चलकर जब हम यंग्स मॉडुलस पर बात करेंगे ना, तो मैं आपको ये डेरिवेशन प्रॉपर बताऊंगी कि tan थीटा की जगह पर थीटा रिप्लेस करने से हमारे पास वैल्यू के अंदर या जो रिजिड मॉडुलस है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है। ठीक है, सो बेसिकली डिफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा कि हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये डिफॉर्मेशन क्यों पढ़ रहे हैं कि हमने सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है कि फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर चेंज प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। इस टॉपिक में हम दो बातें पढ़ते हैं, एक है स्ट्रेस, एक है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स जो किसी भी मटेरियल पर हम लगाते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट होता है फॉर्मूला होता है F/A, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हमने ये ले ली है। फिर हमने कहा कि स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें हमने टेंसाइल, शियर और रिजिड स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने कहा कि फोर्स अप्लाई करने से मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई।
किस किस्म की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, तो उसके लिए हमने कहा कि जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस की तरह स्ट्रेन की भी डिफरेंट टाइप है, टेंसाइल, शियर और रिजिड। हर एक के फॉर्मूलाज भी हमने मेंशन किए हैं, और ये हमने रिजिड के लिए छोटी सी डेरिवेशन की है कि अगर ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ रहा होता है तो फिर हम उसके लिए ये छोटी सी tan थीटा को इस्तेमाल करके और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई की वैल्यू इस रूल के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 112 देखें तो वो आपको बता रहा है कि जी स्ट्रेस स्ट्रेन में कि स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होता है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसकी डायमेंशन m(l-1 t-2) होती है। On the basis of force, stress can be divided into 3 types. Number 1 है जी टेंसाइल। तो टेंसाइल के अंदर हम कहते हैं कि जी the one dimensional stretching force acting on the area of cross section of the body which produce linear deformation is called tensile stress. तो मैंने आपको बताया ना linear deformation जिसके अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं that is tensile. Then हमारे पास आपकी बुक में लिखा हुआ है the force which has a component acting tangent to the area of the body, the produced deformation in the shape of the body is called shear stress. तो अगर हम shear stress की बात करें तो हम इसके अंदर कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है वो उसकी जस्ट शेप में प्रोड्यूस होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो shear, ये इंटरचेंज लिख दिया मैंने, सॉरी इसको, अगर ये shear स्ट्रेस है तो बॉडी की शेप में चेंज आएगा। मिक्सिंग होने से बचने के लिए हम इसको करेक्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास shear है तो इसमें शेप में चेंज होगा, और अगर आपके पास रिजिड है तो फिर वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा। ठीक है जी, अच्छा इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने पहले नोट किया कि अगर shear स्ट्रेस है तो शेप में चेंज आएगा, ठीक है, और अगर रिजिड है या हम इसके लिए वॉल्यूम्स का नाम दे रहे होते हैं, आप जो भी लिखना चाहें, तो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है द फोर्स विच एक्ट फ्रॉम ऑल डायमेंशंस ऑन द एरिया प्रोड्यूसिंग अ डिफॉर्मेशन इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है जी, फिर वो आपसे कह रहा है कि जी देयर आर 5 टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट इज कंप्रेशन, टेंशन, शियर, टॉरियन, बेंडिंग। मतलब अगर आप किसी भी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ये 5 तरह के चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी स्ट्रेन कैन बी फाउंड बाय द रेशियो ऑफ चेंज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सम पैरामीटर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कैन आल्सो बी सबडिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। तो फिर यहाँ पर भी बारी बारी उसने आपको लिखकर बताया कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, शियर स्ट्रेन क्या होती है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है। एज इट इज, जैसे मैंने आपके सामने फॉर्मूलास लिखे हैं उसमें मेंशन किए कि टेंसाइल का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल होता है। देन अगर हम शियर की बात करें तो ये भी आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि ये होता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और यहाँ पे होता है माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बी, और यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक हो गया जी, वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये तो आपको स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और इनके डिफरेंट फॉर्मूलाज के बारे में बताएगा। नेक्स्ट अब हम इसमें यहीं से बात करते हैं कि जी स्ट्रेस और स्ट्रेन के मिलने से हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। जी तो अभी हमने बात करनी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। ठीक है जी, इलास्टिसिटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंज को बर्दाश्त कर रहा होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से आपका ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, मतलब आपने फोर्स अप्लाई की, वो डिफॉर्म हुआ, जैसे ही उस फोर्स का इफेक्ट खत्म होगा वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो हम उसे कहते हैं दैट इज इलास्टिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और अगर आपने फोर्स अप्लाई की और आपका मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस ना आए तो हम इसे कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दैट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में स्ट्रेस और स्ट्रेन की डिफरेंट टाइप पढ़ी है, इस तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होते हैं। नंबर 1 पर जो है वो हमने बात करनी है यंग्स मॉडुलस की। ठीक है, यंग्स मॉडुलस को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और ये रेशो होती है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन की। ठीक है, अब अगर हम लिखना चाहें तो मैथमेटिकली टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें तो f डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई में चेंज करके l डिवाइडेड बाय डेल्टा l आ जाएगा। यू कैन राइट इट एज f मल्टीप्लाइड बाय l a डेल्टा l। ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस था क्या कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई की यहाँ से, तो ये जो स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है इसमें कमी आ गई, यानी कि
पहले के मुकाबले में स्प्रिंग की लेंथ ये हो गई, ये इस तरह से स्प्रिंग इतना सा हो गया, ये वाला जो इसका पोर्शन है ये डेल्टा एल कहलाएगा, मतलब लेंथ के अंदर चेंज प्रोड्यूस होगा। तो इस किस्म का जो मॉडुलस है इसे हम कहते हैं दैट इज यंग्स मॉडुलस। ठीक है जी। देन हमारे पास नंबर 2 पे आ जाता है बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस ये होता है कि जी अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई की है और उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, तो बल्क मॉडुलस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है जी। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स बाय एरिया और वॉल्यूमेट्रिक में माइनस डेल्टा वी बाय वी आ जाता है। ठीक है। और ये इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्यूब और आपने इस क्यूब के डिफरेंट फेसेस के ऊपर फोर्सेस अप्लाई किए हैं। फोर्सेस अप्लाई करने से क्यूब के वॉल्यूम के अंदर कमी प्रोड्यूस हो गई है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये जो नेगेटिव साइन है ये डिक्रीज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं दैट इज बल्क मॉडुलस। ठीक है जी। और नंबर 3 पे हमारा आ जाता है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेशियो होती है शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन के दरमियान में। ठीक हो गया जी। अगर हम शेयर स्ट्रेस को लिखें तो फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होता है, शेयर स्ट्रेन के लिए हम डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्यूब, ये इस तरह से हमारे पास एक क्यूब है और आप इस क्यूब के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्यूब की शेप चेंज हो रही है, मतलब पहले के मुकाबले में क्यूब ये इतना सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं ये डेल्टा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एंगल थीटा बन गया। ठीक है। तो आपने एंगल थीटा में इन दोनों साइड्स को देखें तो इन दोनों साइड्स को देखने से यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है वो tan थीटा लगता है। ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वाई, बिकॉज चेंज डेल्टा एक्स चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जी अजम्पशन का इस्तेमाल करते हैं और हमारी अजम्पशन क्या है कि इफ tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मतलब ये जो एंगल है ये बहुत छोटा बन रहा होगा तो हम tan थीटा की जगह पे थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला है वो यूं बन जाएगा f डिवाइडेड बाय a थीटा, बिकॉज tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये जो मॉडुलस होता है इसे हम कहते हैं शेयर मॉडुलस। ठीक हो गया। ये है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बुनियाद पर हम मटेरियल्स की डिवीजन करते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल है उस पर फोर्स, एक होते हैं इलास्टिक मटेरियल और एक होते हैं प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है जी। ये इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आप किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से तो वो जरूर डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही उस फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप पर चला जाता है तो उसे हम कहेंगे इलास्टिक, और अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाता उसे हम कहेंगे प्लास्टिक मटेरियल। तो ये जो इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और ये जो प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल।